हेलो एवरीवन, माय नेम इज संकेत जैन। वेलकम टू स्टडी IQ IAS। दोस्तों, हर सिस्टम को जिंदा रहने के लिए बदलाव की आवश्यकता होती है और रिफॉर्म वही होते हैं जो नए आइडियाज को जन्म देते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे देश का एक प्रेस्टिजियस एग्जाम यूपीएससी, जो देश के बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का सिलेक्शन करता है, कभी कभी एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बन के रह जाता है। आज हम बात करेंगे कि हमारी यूपीएससी के एग्जाम साइकिल के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं और उनको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इमेजिन कीजिए एक 22 साल का लड़का जिसने जस्ट ग्रेजुएशन को पास किया है। अब आने वाले 6 साल वो यूपीएससी की तैयारी करता है। हर साल एक नया अटेम्प्ट, नई उम्मीदें और नया डिसअपॉइंटमेंट। अब जब उसकी एज चली जाएगी तो उसके पास ना जॉब होती है, ना कॉन्फिडेंस होता है और ना खुद पर इतना भरोसा कि वो कोई और काम कर सके। अब आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एग्जाम का फेलियर है? नहीं, ये फेलियर है हमारे सिस्टम का। तो हम इसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, हम इसको कैसे और रिलेवेंट बना सकते हैं, इसी बारे में बात की है डॉक्टर सुब्बा राव, जो फॉर्मर RBI गवर्नर हैं, अपने इस आर्टिकल में जिसका नाम है इंडिया नीड यूपीएससी 2.0 कि क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है जिससे हम इसको और बेटर बना सकते हैं। चेंज नहीं करना है सिस्टम को, और इफेक्टिव और बेटर बनाना है और रिलेवेंट बनाना है। तो इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक ब्रीफ डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है कि हर साल जैसे हमें पता है कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट एस्पिरेंट्स दे अपीयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, और जिसमें आप देखेंगे सिलेक्शन रेशियो जो है वो काफ़ी कम है। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार इस साइकिल को रिपीट करते रहते हैं, और जब उनका क्लियर नहीं होता है एग्जाम, देन इट लीड टू द केसेस ऑफ मेंटल स्ट्रेस, फाइनेंशियल बर्डन। ओके, और वो काफ़ी अपना टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं। दे हैव लॉस्ट देयर प्राइम यूथ ईयर्स। आप देखेंगे 22, 23, 24 साल की जो उम्र होती है, इसमें आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है। अगर आप किसी फील्ड में जाओगे तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे। आपको अपनी आइडेंटिटी को स्टेबल बनाना है इस पर्टिकुलर एज में, और अगर आप यही वेस्ट कर दोगे तो आगे जाकर आपको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ा इशू है। तो इसमें हम क्यों फंस जाते हैं, ये साइकोलॉजिकल ट्रैप में हम क्यों आ जाते हैं, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के लिए कर डॉक्टर सुब्बा राव ने अपने कुछ सजेशन बताए हैं। लेकिन डॉक्टर सुब्बा राव के अलावा पहले भी आप देखेंगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप देखेंगे, काफ़ी बार यूपीएससी के पास रिकमेंडेशन आ चुके हैं। उसका ये ब्रीफ सिनेरियो है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे 1951 में हमारे पास एक कमेटी बनी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था। उसके बाद ARC, जिसको हम एथिक्स में ही पढ़ते हैं, 1966 इन्होंने भी कुछ रिफॉर्म्स दिए थे, इन्होंने भी कुछ सजेशन दिए थे। बात आगे बढ़ती है, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं। कोठारी कमेटी आएगी 1976 में, इन्होंने 3 स्टेज एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में बताया, इन्होंने पर्सनली टेस्ट को रिकमेंड किया। बात आगे और बढ़ी, आप देखेंगे सतीश कमेटी आई 1989 में, इन्होंने ऐसे पेपर को रिकमेंड करने की बात की। और उसके अलावा होटा कमीशन भी आता है 2004 के अंदर, ये भी रिकमेंड करेगा CSET के बारे में। लास्ट में आप देखेंगे सेकेंड ARC और बसवन कमेटी, ये सबसे लेटेस्ट कमेटी है जो 2016 में फॉर्म की गई थी। इन्होंने ये बताया था कि जो अपर लिमिट होती है उसको रिड्यूस करना चाहिए। इन्होंने रिकमेंड किया था कि ऑप्शनल पेपर को और रिलेवेंट बनाइए और सब्जेक्ट स्पेसिफिक बनाइए। इन्होंने ये भी बताया कि जो IAS ऑफिसर है उनका शॉर्टफॉल है, तो नंबर ऑफ सीट्स को भी इंक्रीज करना चाहिए। तो इन्होंने काफ़ी सारे रिकमेंडेशन दिए थे जो सारे एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं। इनको कमीशन रिव्यू करेगा और अपने टाइम अप्रोप्रिएट इनको चेंज करेगा। अब इसी लाइन में आगे आप बढ़ें तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है, अभी ये एक आर्टिकल आप देख पाएंगे, इंडिया नीड यूपीएससी 2.0 बाय डॉक्टर सुब्बा राव। अब ये ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं, रिटायर्ड गवर्नर भी रहे हैं ये RBI के। इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स बताए हैं जो काफ़ी रिलेवेंट हैं। इन्होंने सबसे पहले प्रॉब्लम बताई। प्रॉब्लम यही कि काफ़ी सारे बच्चे तैयारी करते हैं, वो इस लूप में फंसते जा रहे हैं। तो वो लूप क्या है, वो लूप का रीज़न ये है, वो लूप का रीज़न इन्होंने बताया संक कॉस्ट फैलेसी। होता क्या है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट तैयारी कंटिन्यू करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमने इसके अंदर 3 या 4 साल इन्वेस्ट कर दिए। अब जब इन्वेस्ट कर दिया है तो आपका इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है उस तैयारी के साथ में, आप निकल नहीं पाते हो साइकिल से अंदर। ये होता है संक कॉस्ट फैलेसी। मैनी कैंडिडेट कंटिन्यू अटेम्प्टिंग द एग्जाम जस्ट बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड टाइम एंड मनी। आप देखेंगे किसी पे भी अगर हम समय दे दें और पैसा इन्वेस्ट कर दें तो उस चीज के प्रति हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट फॉर्म हो जाता है, हम उससे हट नहीं पाते। ठीक है, हम कहते हैं कि हमने तो टाइम इन्वेस्ट किया है, हमने पैसा दिया है, तो हम इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जस्टिफिकेशन करना ह्यूमन नेचर है। हम हर एक चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम अगर फेल हो गए तो क्यों फेल हुए, रीजन आप बताओगे।
पास हो गए तो क्या पास हुए, आप इसका भी रीजन बताओगे। तो ऐसे ही इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि हमने अपना समय इन्वेस्ट किया है, हम इस साइकिल में चलते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं। दिस इज नोन एज संक कॉस्ट फैलेसी। ये बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चे इस साइकिल से निकल नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे सोशल आइडेंटिटी एंड प्रेस्टीज अटैचमेंट। आप देखेंगे यूपीएससी एक एग्जाम है जो आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है विच इज ऑफ वेरी हाई लेवल। आपको सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट मिलती है, ऐसी रिस्पेक्ट मिलती है जो बहुत ज्यादा मानी जाती है। तो काफी बच्चे आइडेंटिटी से जुड़ जाते हैं, इस प्रेस्टीज अटैचमेंट से जुड़ जाते हैं, है ना। काफी बच्चों के लिए इट इज नॉट जस्ट अबाउट द जॉब, इट बिकम सेंट्रल टू देयर सेल्फ वर्थ और सोशल इमेज। आप देखेंगे देश के अंदर एक लौता एग्जाम यूपीएससी ही ऐसा है जो आपको काफी लो लेवल से सीधा एक हाई लेवल पर लेके जाएगा। हायरार्की आपकी सीधी शिफ्ट हो जाती है इस एग्जाम के बाद में। तो ये आइडेंटिटी के साथ जुड़ जाता है लोगों के साथ में, और इस वजह से वो इसमें निकल नहीं पाते, इस ट्रूप में रहते हैं। हालांकि आप देखेंगे कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो इसका लिमिटेड होगा। अगर आप उसी टाइम में कुछ और अल्टरनेटिव देखेंगे, साइकिल से निकलेंगे, तो हो सकता है कि आप कुछ बेटर भी कर दें। इसके अलावा कंफर्मेशन बायस एंड ऑप्टिमिज्म बायस, ओनली रिमेंबरिंग स्टोरीज ऑफ पीपल हु क्लियर आफ्टर 5th और 6th अटेम्प्ट। हालांकि ऐसी कहानियां बहुत कम है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसको कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप 4th और 5th अटेम्प्ट में हैं, तो आप ऐसी स्टोरी बताएंगे लोगों को या अपने परिवार वालों को कि देखो इन्होंने निकाला है तो मैं भी निकाल सकता हूं, क्योंकि आप कंफर्म कर रहे हैं अपने बिलीफ को, आप कंफर्म कर रहे हैं अपने काम को। तो ये कुछ रीजंस होते हैं, ये कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से आप इस साइकिल के अंदर फंस रहे हैं, इस साइकिल से बाहर निकल के नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव यही है कि या तो इस साइकिल को बेटर करें, इन्हीं साइकिल के अंदर कुछ ऐसी चीजों को इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे जब आप बाहर निकलें तो आपके लिए फायदा हो, या फिर इस साइकिल से आप निकल पाए। तो इसी को लेकर डॉक्टर सुब्बा ने रिकमेंड किया है, उसको देखेंगे। उन्होंने पहले क्या बताया, टू मेनी अटेम्प्ट्स एंड ब्रॉड एज लिमिट। तो करेंटली आप देखेंगे 6 अटेम्प्ट आपके पास होते हैं एंड अप टू 32 एज, ठीक है। पहले के टाइम पे आप देखोगे 2 अटेम्प्ट हुआ करते थे, है ना। एज लिमिट 24 साल थी 1970s में। सुब्बा राव ने इन्हीं को बताया। सुब्बा राव ने आर्ग्यू किया है कि ये जो हमने लिबरलाइज कर दिया है, ये हमने किया था डिसएडवांटेज कैंडिडेट को फायदा पहुंचे इसलिए, लेकिन अब इसका मिसयूज हो रहा है, ठीक है ना। तो नाउ इट मे बी ओवर यूज्ड एंड द रिजल्ट इन एग्जाम गेमिंग नॉट ट्रू मेरिट, ठीक है। तो बच्चे इस साइकिल में फंसते जा रहे हैं। पहले के टाइम पे किया था कि चलो डिसएडवांटेज है, अगर कोई सेक्शन नहीं दे पाया अटेम्प्ट, या नहीं आपकी एज क्रॉस हो गई तो आप दे सकते हो, लेकिन अब इसका कुछ इतना यूज निकल के आ नहीं रहा है। ओके, इसके अलावा ये बताते हैं कि 2 तरीके की एरर है इस एग्जाम सिस्टम के अंदर, टाइप 1 और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है, गुड कैंडिडेट गेट रिजेक्टेड। देखो यूपीएससी भी क्या है, यूपीएससी एक बॉडी है, वो भी तो इंसान ही है, ह्यूमन है, उनसे भी कभी कभी गलतियां हो सकती है जब वो इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी मेंस की तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी उनकी सब्जेक्ट नॉलेज है, थ्योरी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये एरर है इसके अंदर। अब इस एरर को हम नलीफाई नहीं कर सकते। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुअर कैंडिडेट गेट सिलेक्टेड। अब पुअर से मतलब है कि ऐसे कैंडिडेट जो बाद में जाकर अनएथिकल मीन्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा काफी सारे एग्जाम्पल हमारे पास में है जो अनएथिकल तरीके से चले जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए उनको, एथिक्स के खिलाफ है, मोरालिटी के खिलाफ है। तो ये भी तो गलती है ना, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर हम एथिक्स पढ़ते तो हैं लेकिन उसको अप्लाई करना तो बताया नहीं है। तो ये गलतियां हैं सिस्टम के अंदर। इसके अलावा देखेंगे ओवर फोकस ऑन एग्जाम मास्टरी। विथ मोर अटेम्प्ट कैंडिडेट गेट बेटर एट क्रैकिंग द पेपर, नॉट बेटर एट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको भी बेटर करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल स्किल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो उसके अंदर कमी है। तो ये इन्होंने कुछ कमियां बताई कि ये कुछ कमियां हैं इस एग्जाम के अंदर। अब ऐसी आप देखेंगे जो मैंने आपको भी बताया, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, लैक ऑफ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस इन यंग रिक्रूट्स। जो यंग रिक्रूट्स निकल के आ रहे हैं 20-22 साल के, जो 23 साल के जो रिक्रूटमेंट हो जाते हैं, आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, अब उनके पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस इतना है नहीं। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द इशू जो ये देख पाते हैं, जो डॉक्टर सुब्बा राव ने बताया है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो डॉक्टर सुब्बा राव बताते हैं, और इन्हीं को लेकर उन्होंने अपने कुछ सजेशन बताए हैं जिनको उन्होंने नाम दिया है यूपीएससी 2.0। सबसे पहला, अगेन रिड्यूस अटेम्प्ट एंड एज लिमिट। तो इन्होंने क्या बोला कि अटेम्प्ट आप 3 कर दो और एज लिमिट 27 साल कर दो। 27 साल एज लिमिट आपने कर दी तो 3 अटेम्प्ट में आप तैयारी उस हिसाब से करोगे, और 27 के बाद अगर आपका नहीं हो पाता है देन यू कैन एक्सप्लोर अदर अपॉर्चुनिटीज आल्सो। तो आपका जो टाइम है, यानी कि मान लीजिए 32 साल में आपने दिया, तो वो तो फिर अपर एज काफी ज्यादा हो गई। अगर हम इंडियन सोसाइटी के हिसाब से देखें तो उसको आपने रिड्यूस कर दिया,
4 से 5 साल आपके बच जाएंगे, आप किसी और फील्ड में जाकर बेटर तरीके से सेटल हो सकते हो। दिस इंश्योर्स कैंडिडेट मूव ऑन अर्ली इफ दे डोंट सक्सीड। ओके, इनकरेज देम टू परस्यू अल्टरनेटिव कैरियर्स एंड अवॉइड बर्नआउट। मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है, मेंटल बर्नआउट नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ ही बेटर रहेगी। इसके अलावा ये बताते हैं मिड कैरियर रिक्रूटमेंट होना चाहिए टायर 2 यूपीएससी। जैसे आप देखेंगे लेटरल एंट्री होती है यूपीएससी के अंदर, तो इसी तरीके से उन्होंने बताया कि एक मिड कैरियर रिक्रूटमेंट हो, अराउंड एज 40 to 42 एक एग्जाम हो उधर उसी टाइम पर, जो लोग 40 और 42 साल के हैं उनके लिए एग्जाम हो और उनको फिर यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन होकर भर्ती कराया जाए। अब इससे होगा क्या, इस एज में जाकर एक्सपीरियंस हो जाएगा उनको बेटर, और बेटर एक्सपीरियंस होगा क्योंकि वो गवर्नमेंट को बाहर से देख चुके हैं, उनको पता है कि ओवर एंड आउट क्या इशू है, क्या क्या दिक्कतें हैं। अब इनके पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी आ गया है और थियोरेटिकल नॉलेज तो इनके पास है ही, क्योंकि एग्जाम लिखने वाले हैं इस एज के अंदर, तो ये सिस्टम को बेटर कर सकते हैं। ये इन्होंने रिकमेंड किया है, जो काफी अच्छा रिकमेंडेशन भी है अदर देन लेटरल एंट्री। ठीक है, तो मिड कैरियर प्रोफेशनल्स फ्रॉम डाइवर्स फील्ड, प्राइवेट, एनजीओ, एकेडमिक शुड बी परमानेंटली रिक्रूटेड थ्रू यूपीएससी। लेटरल एंट्री अलग, वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है ही, लेकिन ये भी आप कर सकते हैं विद टायर 2 यूपीएससी। तो ये एक रिकमेंडेशन है जो आप मेंशन भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सुब्बा राव, जो फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर हैं। तो ये काफी बेटर रिकमेंडेशन इन्होंने दिया है। इसके अलावा इन्होंने बोला कीप द फर्स्ट टायर यंग रिक्रूट्स। इन्होंने बोला है कि यंग आईएएस ऑफिसर को आप रखो, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी होता है, उनके पास फ्रेश आइडियाज होते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आप उनको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से भी एक्सपोज कराओ। इसी तरीके से हमें जरूरत है एक बैलेंस सिविल सर्विसेज की, कंबाइन यूथ एनर्जी जो टायर 1 से निकल के आ रही है। तो टायर 1 से हमें यंग रिक्रूट्स मिल गए और टायर 2 से हमें एक्सपीरियंस वाले मिल गए, तो कंबाइन हो गई दोनों एनर्जी। हमारे पास यंग माइंड भी आ गए क्योंकि उनके पास एनर्जी है, और हमारे पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी आ गया। तो टायर 1 और टायर 2 का इन्होंने एक बैलेंस्ड अप्रोच बताया है, जिससे आप सिस्टम को काफी रिलेवेंट, काफी अप्रोप्रिएट बना सकते हो। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है डॉक्टर सुब्बा राव की जो हमको देखनी चाहिए, जो यूपीएससी को भी देखनी चाहिए। इसी के अलावा डॉक्टर सुब्बा राव बोलते हैं डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, बट आल्सो डोंट कीप वॉशिंग द सेम वाटर फॉर 50 ईयर्स। मतलब कि रिफॉर्म की आवश्यकता है, रिफॉर्म लेके आने हैं, ऐसे नहीं कि आप वही सिस्टम को चलाते रहें, आप बेटर रिफॉर्म लेके आइए। सिस्टम को खत्म नहीं करना है, सिस्टम को और रिलेवेंट बनाना है। तो आई होप आपको इश्यू समझ में आए होंगे। अगर आपके भी कुछ रिकमेंडेशन है इस चीज को लेकर तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।